गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है और मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में आज मौजूद है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आसिफ रशीद। सभी नाजरीन, आज की नशरियात में हस्बे वादा आपके सामने कुछ अहम तरीन सियासी मामलों से हम शुरुआत करेंगे। आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर सियासत किस तरीके से चल रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठ सकता है, क्योंकि दो तीन बड़ी खबरें हैं आज पॉलिटिक्स के हवाले से। उस हवाले से आप हमारे साथ बने रहेंगे। आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की भी कहानी बताएंगे, जहां पर खबर यह आ रही है कि जनाब डी एस्केलेशन की बात चल रही है, फौजी जराया बता रहे हैं जी, सरकार बता रही है, लेकिन सरहद पर मजीद टैंकों की रवानगी भी हुई है। किस इलाके में हुई है, क्यों वो की गई है, एक बड़ा सवाल यह भी है, इस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। जब कोविड-19 की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि लॉकडाउन आज रात को खत्म होना है, तो कल से क्या कुछ सूरत हाल होगी, ग्राउंड जीरो पर चलेंगे और लॉकडाउन की कहानी आपको बताएंगे। अस्पतालों के अंदर का ऑपरेशन आज करने की कोशिश करेंगे और 102 बड़े अस्पताल हमारे सामने रहेंगे, वहां की कहानी आपको बताएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ आज एक ओवरहॉलिंग मिशन के तहत जो हम पिछले कई दिनों से लगातार खबर बताते हैं कि किस तरीके से सरकारी हुकूमत को गलत अंदाज से इस्तेमाल किया जाता है और अगर किया भी अगर बाद में इंक्वायरी वहां होती है तो क्या कुछ होता है, यह सरकारी हुक्मनामे को किस तरीके से इतलाक होता है, किस तरीके से उनकी अमल दरामद होती है, इस पर हम लगातार आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आज एक महकमा जो वाइंड अप हो गया है, लेकिन जो वहां पर एक बड़ी खबर थी वो क्या है और उस खबर का क्या असर हो सकता था, उस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। श्रीनगर से हमारे साथ सईद रूफ फारूकी ज्वाइन करेंगे, सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, तज्जिया निगार और दिफाई तज्जिया निगार हमारे साथ ज्वाइन करेंगे मुख्तलिफ खबरों पर, इस उम्मीद के साथ कि 90 मिनट के प्रोग्राम में ये सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। आप से दरख्वास्त, एक इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत कर दें, कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। फेसबुक पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अब आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पर भी, और यूट्यूब पर आप बराह रास्त मैसेंजर में आकर हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। एक तो वो चीज आपसे शेयर करनी है, दूसरा www.gulistannews.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जरूर आइएगा और वहां पर जिस तरीके से हम अपडेट कर रहे हैं उस पर अपना तबसरा जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। और फिर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप अपडेट हमारे साथ रहते ही हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि हर प्लेटफॉर्म का आप जनाब हमारे साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज खबरों का आगाज सरहद से, क्योंकि सरहद की खबर इसलिए इंपॉर्टेंट मेरी नजर में आज के दिन में है, जहां हम लगातार पिछले कई हफ्तों से ये सुन रहे हैं कि जनाब सूरत हाल काबू में है जी, कोई तसादुम नहीं हुआ, ये भी बात सही है। फौजी इनखलाजी शुरू हो गया, इस हवाले से दोनों मुल्कों की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया, लेकिन जब जमीनी सूरत हाल को देखा तो जनाब चंद इलाकों के अंदर फौजें जरूर पीछे चली गई है, लेकिन जो बुनियादी मामला पेंगोंग TSO जो झील है हमारी वहां का हो, दिपसांग का हो, कराक्रम पास के वाले मामला तो पता लगा कि वहां पर जनाब सूरत हाल अभी भी इंतहाई संगीन बनी हुई है और डिप्लॉयमेंट चाइना जो है वो लगातार कर रहा है। इस बीच अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि सबसे अहम और हसास तरीन DBO रोड जो हमारा है, दौलत बेग ओल्डी रोड, वहां से जनाब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर टैंकें नस्ब कर दी गई हैं। मिसाइल फायरिंग T-90 टैंक, यानी ये वो टैंक है जिसके जरिए से मिसाइल को जो है वो फायर किया जा सकता है। और जो लास्ट पोस्ट हमारा कोराक्रम पास के है वहां पर तैनात कर दी गई है और ये नया स्क्वाड्रन जो मूव किया गया है ये इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिकली माना जा रहा है। ये पॉइंट जो यहां पर हाथ में लिया गया है और माना जा रहा है कि 16,000 फीट पर ये जो हमारी टैंकें हैं T-90 टैंकें बेची गई है कोराक्रम पास के पास। ये इंतहाई अहम हसास मामला है, क्योंकि यहां से कुछ हलचल जो है पिछले कई दिनों से देखी जा रही थी, तो उसको देखते हुए जो खबर आ रही थी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है अक्साई चीन के आसपास, जो इंडियन आर्मी का पहला तो उसके मुकाबले में आर्मी की तरफ से पहला स्क्वाड्रन जो है T-90 टैंक्स का वो वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है, APC डिप्लॉय कर दी गई है और तकरीबन 4,000 के करीब लोग जो है वहां पर तैनात कर दिए गए हैं DBO के पास, ताकि चाइना किसी भी तरीके से कोई एग्रेशन ना कर पाए
कराकोरम पास के आसपास के इलाकों के अंदर। खबर यह है कि जनाब जो सबसे बड़ा एयरफील्ड वहां पर है 16,000 फीट पर जो बना हुआ है, उसको भी अब मैग्नेमाइज करने की बात हो रही है और ये मैग्नेमाइज के दौरान चाइना की तरफ से कोई खलल ना हो, तो वो देखते हुए ये सारी चीजें जो है वो कर दी गई हैं। M77 155 mm हॉजर्ड उसको लगा दिया गया है, 130 mm गन्स को लगा दिया गया है और ये सारा डीबीओ के आसपास के इलाकों के अंदर जो है पेट्रोलिंग के लिए जो है नस्ब कर दी गई है। माना जा रहा है कि जब ये जो रास्ता है वहां से ये भारी भरकम टैंक्स पहुंचाना मुश्किल था, नामुमकिन भी था, मुश्किल भी था, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां से नाले गुजर रहे हैं, जो दरिया गुजर रही है, उसका सहारा लेते हुए ही इन टैंक्स को इंडियन आर्मी की तरफ से वहां पर पहुंचाया गया है। तो अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन जनाब कहां की ओर जा रही है और किस तरीके का माहौल जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल इशफाक, इसमें एक चीज और भी देखने वाली है, जो अब तैयारियां हैं इसमें दौलत बेग ओल्डी की तरफ जाने वाली सड़क और 16,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर कराकोरम पास के करीबी हिस्से में भारत की आखिरी पोस्ट है, वहां पर जो टैंक या T-90 मिसाइल फायर ले जाने की तैयारी हुई है। इसमें सड़क की जो ब्लैक टॉपिंग का काम है, सड़क बनाने का जो आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फौज के बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर और मुस्तकम बनाने के लिए भी बात की गई है। और आपको याद होगा कि 5 मई को जब ये पूरा तनाजा शुरू हुआ था तो ये इसी बात को लेकर हुआ था कि दौलत बेग ओल्डी और इसके आसपास के इलाकों में भारत जो इस वक्त LAC की कंट्रोल वाले इलाकों में जहां पर 32 के करीब सड़कें तामीर कर रहा है, चीन ने इसी पर एतराज जाहिर किया था। कर्नल एस एस पठानिया साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ कर्नल पठानिया के पास चलने से पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिछले 2 दिन से काफी ज्यादा डिस्कशन था, वो ये था कि जनाब जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि टेंडर्स जितने भी हैं जो चाइना की और हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज के जो टेंडर्स होंगे, ग्लोबल टेंडर्स, उन्हें जनाब एलो नहीं किया जाएगा और उसमें 2-3 चीजें जो थी वो वजाहतन मांगी गई थी। तो अब इसमें जनाब एक चीज जो क्लियरेंस गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है उसमें कहा गया कि जनाब सभी टेंडर्स को रद्द नहीं किया जाएगा। जिन टेंडर्स के अंदर चाइना की फर्म ने भी डाला होगा और हमें पता भी होगा कि यहां पर चाइना की फर्म्स की तरफ से, कंपनीज की तरफ से टेंडर फ्लोट किए गए हैं, टेंडर डाले गए, तो उन टेंडर्स को हम रद्द नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी है और पैसा भी काफी इसमें सर्फ होता है। तो लेकिन जब टेक्निकल टीम्स के पास ये चीजें आएंगी और उसके बाद जब कोटेशन वाला मामला होगा तो ये 2 चीजें हमारे हाथ में, यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे लोएस्ट बिडर कौन होगा और अगर वो चाइना का होगा तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा और यहां पर हम एसेस करेंगे कि किस कंपनी ने हमसे टेंडर मांगा है और उस कंपनी का खदुखाल क्या है, लेकिन टेंडर्स को रद्द नहीं किया जाएगा। एक बड़ी खबर जो है ये सामने आ रही है और इससे ये माना जाए कि जितने भी टेंडर चाइना फर्म्स के अभी तक पार्टिसिपेशन के हैं वो हिट नहीं होंगे, इस तरीके की बात जो है सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल चलते हैं सीधे कर्नल पठानिया साहब के पास। पठानिया साहब, ये जो नई खबर आ रही है कि अब T-90 मिसाइल टैंक्स को जो है वो नस्ब कर दिया गया कराकोरम पास के पास और जो हमारी लास्ट पोस्ट है वहां तक जनाब ये सारी चीजें पहुंचा दी गई हैं। ये टैक्टिक है या मजबूरी थी हमारी कि इस बुलंदतरीन पहाड़ियों पर ये सारी चीजें पहुंचाना? देखिए, चाइना ने, अगर आप देखें इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में, चाइना हर साल तिब्बत में आके अपनी एक्सरसाइज करता है और चाइना वो कंट्री है जो 40-50 साल आगे सोचता है। उसकी जो स्ट्रेटेजी है बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। अभी इसमें जब ये तकरीबन 40,000 के करीब जो सोल्जर आए थे, इनके 2 मैकेनाइज्ड डिवीजन हैं जो वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं और जो मैकेनाइज्ड डिवीजन है उनका हिस्सा आपकी जो बख्तरबंद गाड़ियां भी रहेंगी, आपके टैंक भी रहेंगे, आपके मिसाइल भी रहेंगे, आपकी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भी रहेगी। अभी डेप्सोंग को जब इन्होंने वहां पे इसको ऑक्युपाई किया था तो वो बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा था कि उसकी 2 वजह हो सकती थी। एक तो इस रोड को जो है हमारी जो दरबुक शॉक DOB रोड है उसको डोमिनेट करना चाहते हैं और अगर उनको मौका मिल जाए तो DOB को भी कैप्चर करेंगे। DOB के कैप्चर करने का उनको सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनका जो CPEC का जो हाईवे चल रहा है वहां पे, उसके ऊपर हमारा पूरी तरह से थ्रेटन या इंटरडिक्शन जो भी हम कर सकते थे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अभी इसको हम अगर इकोनॉमी के साथ जोड़ के देखते हैं, देखिए चाइना इस समय एक बहुत बुरी तरह फंसा हुआ नेशन है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इस समय अपने जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, वो जो पोस्चरिंग जिसको बोलते हैं हम, वो पोस्चरिंग करेगा कि ताकि इंडिया को थ्रेटन कर सके, साथ में चाइना को भी ये मैसेज दे सके और दुनिया को भी मैसेज दे सके कि चाइना इससे अभी किसी से घबराया हुआ नहीं है।
वो अमेरिका को भी थ्रेट कर सकता है, और इतने प्रेशर के बावजूद भी वो जो है अपनी पोस्टरिंग को बढ़ा रहा है, और उसने ये टैंक लाके आगे खड़े कर दिए हैं। तो ये उसका एक साइकोलॉजिकल मूव है। लेकिन अल्टीमेटली जब हम देखेंगे, बिकॉज गौर साहब, ये आजकल के जमाने में जमीनों पे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, लड़ाई लड़ी जाएगी वो पानी पे लड़ी जाएगी, लड़ाई लड़ी जाएगी वो इकोनॉमी पे लड़ी जाएगी। तो ये सारी चीजें मिला के अल्टीमेटली चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो वापस जाए। अभी ये सवाल ये है कि वो पोस्टरिंग कितनी देर तक रखता है, 1 साल रखता है, 6 महीने रखता है, 2 साल रखता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पोस्टरिंग है। और जितना एरिया उसने हमारा, अगर हम कहते हैं नहीं, अगर लेकिन गलवान वैली में जितना भी उसने एडवांस किया हुआ है, तो उसको तो वो कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। लेकिन पठानिया साहब, जब डीएस्केलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट होने की बात हुई है, अफवाज दोनों पीछे हटी हैं, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आई हैं, उसके बीच में हथियार एक्चुअल कंट्रोल पर ले जाना, एलएसी पर ले जाना, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर? देखिए, इसका वही है ना कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक एम है, अभी देखिए वो पेंगांग शो में आ गया था, हॉट स्प्रिंग में आ गया था, गोगरा में आ गया था, उसके बाद हमारी जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वहां पे आ गया था जी। उसके बाद वहां से जब ये नेगोशिएशन के प्रोसेस शुरू हुए तो उसने कहा जी हम 1 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे या 2 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे, 2 किलोमीटर आगे जाएंगे। और उसके बाद इन्होंने इस एरिया के अंदर, अगर आप देखें, इनके 2 एरिया हैं जहां पे इन्होंने कोई विड्रॉल नहीं किया, बल्कि अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं। और एक एरिया इनका है डेप्सोंग, तो दूसरा एरिया आपका फिंगर, बिकॉज ये दोनों जो एरिया है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए और हमारे लिए भी। तो इसके ऊपर भी हम देखते हैं कि कितनी देर ये नेगोशिएशन कर सकते हैं, कितनी देर ये शो ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज ये माइंड गेम भी चाइना खेलेगा आपके साथ। वो ये प्रोजेक्ट करेगा कि मैं ये कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है उसका टारगेट जो है कल को कहीं और निकले। तो हमें पूरी तरह से चौकस रहना चाहिए पूरी फ्रंट के ऊपर। अरुणाचल से लेके इवन मैंने अभी भी रिपोर्ट सुनी थी कि जो हिमाचल वाला एरिया वहां भी कुछ इसने अपने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। तो उसका प्रोसेस होगा कि मैं पूरे एरिया को एक्टिवेट करूं और उसके बाद टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक जहां पे उसको मिलता है वहां पे वो घुसने की कोशिश करेगा। तो हमारे लिए जरूरी बनता है कि हम पूरी तरह से चौकस रहें, उसके किसी भी ट्रैप में ना आए और उसकी जितनी भी सियासी या शतरंजी की जो गेम खेलने की वो कोशिश कर रहा है उसको पूरी तरह से उसको मुंह तोड़ जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अशद पठानिया साहब। बात चीन के साथ हो रहे ताल्लुकात के हवाले से है और इस बीच अमेरिका और चीन के बीच भी तनातनी जो है वो लगातार बढ़ रही है और खबर ये आ रही है कि जनाब जो यूएस काउंसलेट जनरल था चिंगडॉन के अंदर, वहां पर अमेरिकी परचम जो है वो उतार दिया गया। आपको याद होगा कि काउंसलेटों का बंद होना अमेरिका से शुरू हुआ था और अब चाइना के अंदर भी काउंसलेट्स बंद हो रहे हैं। और आज वाज़ेह तौर पर यह खबर आई कि यूएस काउंसलेट जो चांगदू के अंदर है उससे अमेरिकी परचम जो है वो नीचे कर दिया गया। तो बड़ी बात ये हम जरा चाइना की बता रहे थे कि इसका ताल्लुक जो है वो साउथ एशिया की अमन के साथ है और अगर अमन में खलल पड़ता है तो जम्मू कश्मीर इसके लपेटे में आता ही आता है। इसलिए इस पर हम जरा बड़ी खबर के तौर पर नजर रखें। लेकिन अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बड़ी पॉलिटिकल खबर की। बड़ी पेशरफ जो जनाब हो रही है और उमर अब्दुल्ला ने बड़े दिनों बाद खामोशी तोड़ी है। मन की बात आप तो प्रधानमंत्री साहब की सुन ही रहे हैं, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने भी मन की बात तहरीरें लिख दी है और अपनी तहरीर में उमर अब्दुल्ला की मन की बात सामने आई है और कहा है कि आने वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे उमर अब्दुल्ला। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि यूनियन जो जिस तरीके का सूरत हाल जो बनी 5 अगस्त को, उसके बाद इंतखाबात में हिस्सा लेना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सही नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और उमर ने कहा कि वो उस रियासत जम्मू कश्मीर के असेंबली को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और लीडर ऑफ द हाउस रह चुके हैं जो पूरे मुल्क के अंदर एक मजबूत तरीन असेंबली हुआ करती थी। और जिस तरीके से आज की असेंबली को बनाने की कोशिश की जा रही है, इसे किसी भी कीमत पर वो हिस्सा नहीं बनेंगे। उमर अब्दुल्ला ने अपनी तहरीर में जो उन्होंने अपना एक बड़ा आर्टिकल लिखा है उसमें कई अहम तरीन और हसास मामला पर बात की है और उमर ने उन्हीं बातों में कहा है कि जनाब अब जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियों की बातें हो रही है उसमें उमर हिस्सा नहीं लेगा, यानी उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें हिस्सा नहीं लेगी। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं और साथ साथ ये कहा गया कि जिस तरीके से और जो मामले 2019 5 अगस्त को सामने रखे गए कि
क्यों 5 अगस्त को यह फैसला लिया गया? माना गया कि 370 की वजह से बुनियादी सतह पर तरक्याती पहिया जो था वो नहीं चल पा रहा था। तो मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था कि आप गुजरात को खोलकर देखिए और जम्मू कश्मीर की तरक्की को खोलकर देखिए तो पता लगेगा आंकड़ों से कि कौन सी रियासत कहां पर थी। दूसरी बात, जो इलाहिदगी पसंद या मिलिटेंसी का रुझान 370 की वजह से था, तो लगातार उन्होंने हवाला दिया कि आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स को कोट करते हुए कि अगर हालात बेहतर होनी थी तो 1 साल का वक्त बहुत होता है। लगातार मिलिटेंट दरअंदाजी भी कर रहे हैं, आर्मी को निशाना भी बनाया जा रहा है और दरअंदाजी के साथ साथ जो सेपरेटिज्म का एलिमेंट था वो भी काबू पे नहीं आया है। यानी दूसरा दावा भी जो मरकज की तरफ से किया गया था वो भी सही नहीं है। और तीसरी बड़ी बात जो कही गई कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और कहा गया कि हां ये दीरीना ख्वाब था लद्दाख के लोगों का, बहुत सालों से वो ये बात कह रहे थे, लेकिन मजहब की बुनियाद पर जिस तरीके से अलहदगी दी गई, लेह के लोगों की बात को सुना गया, जबकि लद्दाख एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और यूनियन वॉइस को नहीं सुना गया, क्योंकि आज के दिन भी लेह और कारगिल 2 अलग अलग पहियों पर है। उमर का मानना है, क्योंकि आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों उमर अब्दुल्ला ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए लद्दाख के अपने काडर के साथ बात की थी, कहीं ना कहीं वो फीडबैक भी सामने आया होगा, जिसके बाद बड़ी खबर यह आ रही है कि यूनियन टेरिटरी के निजाम के अंदर उमर चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि सन 47 और 1948 की यूनियन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस हैं उनको किस तरीके से बालाए ताक पर रखा जा सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल जो है वो उनकी तरफ से खड़ा किया गया है। 5 अगस्त से लेकर अब तक, क्योंकि 1 बरस मुकम्मल होने जा रहा है जब वादी कश्मीर काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जम्मू सूबा भी, लद्दाख भी, और 1 बरस मुकम्मल होने के चंद दिन पहले ही उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा आर्टिकल सामने आया है जो मुख्तलिफ अखबारों का भी इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। 5 अगस्त 2019 की सुबह को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है और इसी एक लाइन को खींचते हुए एक लंबा आर्टिकल उनकी तरफ से लिखा गया है। और बड़ी बात इसमें यह कि जब तक यूनियन टेरिटरी रहेगी, जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं बनेगी, यानी इस वक्त जो निजाम चल रहा है इसमें वो किसी भी ऐवान का, किसी भी हाउस का रुकन या मेंबर बनने को तैयार नहीं है, ना ही उन्हें मौजूदा हालात इजाजत देती है। और 5 अगस्त के बाद जो कुछ हुआ वो सरकार के गैर जमहूरी इक़दाम थे और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी उन पर ना इत्तेफाक करती है और मुखालफत हमेशा जारी रहेगी। हमारे साथ इसी खबर पे सबसे पहले मेहमान इस वक्त प्रोग्राम सलाम जेके में ज्वाइन कर रहे हैं युद्धवीर सेठी साहब, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, जम्मू से हमारे साथ फोन लाइन पे है। बहुत शुक्रिया युद्धवीर जी। फर्स्ट कमेंट, उमर अब्दुल्ला चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक यूनियन टेरिटरी रहेगी। अभी तो उमर जी क्या कह रहे हैं कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे जी, पर दूसरी तरफ फारूक जी का आज बयान सब पेपरों में आया हुआ है कि चुनाव में हिस्सा लेने पर पार्टी करेगी फैसला। जो ड्यूल पॉलिसी इनकी लोगों को बेवकूफ बनाने की चल रही थी, आज भी लगता है कि वही है। इनकी अपनी अंदरूनी पार्टी के अंदर यही नहीं अभी इनको मालूम कि इन्होंने क्या फैसले लेने हैं जी। बाकी 370 जो हटी है या 35 से हटी है, उसके बाद जो राष्ट्रवादी लोगों को ताकत मिली है और जो स्टेट के अंदर जो खुशहाली आई है उसका तो सब लोग जिक्र करते और जानते हैं। 70 सालों के बाद ऐसा माहौल बना है कि लोग अब ये सोचकर यहाँ पे खुश हैं कि अब हम खुशी से यहाँ पर रह सकते हैं, हमें सुरक्षा मिलेगी और हम किसी भी परिवारवाद की राजनीति के नीचे पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन युद्धवीर सेठी साहब, जिस तरीके से उमर ने हमला किया है अपने इस पूरे आर्टिकल के अंदर, और उन्होंने कहा कि जो ग्राउंड्स बताए गए और एक दिन के बहस के अंदर जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये बड़ा डिसीजन लिया गया, वो बहस कहीं ग्राउंड पर टच ही नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मिलिटेंसी का जिक्र किया गया, डेवलपमेंट का जिक्र किया गया, दोनों चीजों का आंकलन आज 1 साल के बाद भी कीजिए तो सिचुएशन कहां पर बदली है? डेवलपमेंट के नाम पे अगर देखें तो यहाँ पे जो करप्शन का बोलबाला था, जो 3 परिवारों की राजनीति थी, वो उसको कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और आज कोई भी व्यक्ति यहाँ पे राजनीतिक दायरे में ऊपर उठकर भाग ले सकता है। आप सोच सकते थे कभी कि एनसी पार्टी में फारूक अब्दुल्ला
या उमर अब्दुल्ला जी के अलावा कोई और नया चेहरा वहां पे प्रेसिडेंट बन सकता है, या पीडीपी में महबूबा जी के अलावा कोई अलग उनकी पार्टी का किसी और खानदान युद्धवीर सेठी साहब, क्या स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इन दो लोगों को बाहर रखना था? नहीं, ऐसा नहीं था। इन दो लोगों की बात नहीं थी, वहाँ पे आतंकवाद और अलगाववाद का मुझे ये भी समझाइएगा ना, फिर एक साल के बाद जो बड़ी बातें बीजेपी की तरफ से लगातार कही जा रही है और आज भी आप कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ बड़ी जंग जी हो रही है, बड़ी मछलियां तो आज भी बाहर है, आपको भी पता है, बड़े नाम सामने हैं। ऐसा ये है कि जो करप्शन के ऊपर जो सवालिया निशान आप लगा रहे हैं, समय आने पर वो भी बेनकाब होंगे। वो समय आएगा कब सर, यही तो जानना चाहती है जम्मू कश्मीर की जनता। एक साल के बाद भी आप कह रहे हैं समय आएगा, सरकार में आते तब भी कह रहे समय आएगा, समय आएगा कब? वो एक साल के अंदर तो धुली नहीं जाएगी, जिसमें 6 महीने कोरोना के भी चले गए हैं। कोरोना में भी हर एक काम हुआ, ये आपको भी पता है, हर एक काम हुआ। गवर्नर साहब ने हर एक काम किया, बीजेपी ने हर एक फंक्शन को अटेंड किया, वर्चुअली किया या पर्सनली किया, हर जगह हुई। सेंटर की जो कानून थे जो लागू नहीं किए गए थे 70 वर्षों से, जो कानून यहाँ पे परिवारों को सूट करते थे उनको लागू किया गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता उनको लागू किया जा रहा है। एक ये व्यवस्था चल रही है और इस व्यवस्था के बाद बीजेपी खुश है यूनियन टेरिटरी से, जम्मू की आवाम खुश है? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी बात है, आप ही के लोग कल कह रहे थे कि हम 5 तारीख से एजुकेशन शुरू करेंगे जी, हमें पूरी तरह से स्टेटहुड दिया जाए। आपके अंदर भी तो पार्टी के अंदर भी तजाद है जनाब युद्धवीर सेठी साहब। सेलिब्रेशंस के लिए तैयार है, सेलिब्रेशन तैयार है, लेकिन हमें स्टेटहुड भी चाहिए, आप ही के नेता कह रहे हैं जी। नहीं, ऐसी मेरे को तो ऐसी कोई मैंने किसी नेता की बात सुनी नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया, चेक कीजिएगा, पता लगेगा ना युद्धवीर सेठी साहब की किस तरीके की आवाजें वहां से भी आ रही है। फटाफट से जरा सोहेल काजमी साहब के पास चलते हैं, हमारे साथ सियासी तज्जिया निगार है। सोहेल काजमी साहब, उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आया है, बयान उस वक्त आया है जब 1 साल मुकम्मल हो चुका है उस बड़े फैसले का जो मरकजी हुकूमत की तरफ से लिया गया है, उसमें जो ग्राउंड पेश किए हैं उमर अब्दुल्ला ने, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और जो पॉलिटिकल बिगिल उन्होंने बजा दिया है कि जनाब जब तक आप रेस्टोर नहीं करेंगे 5 अगस्त 4 अगस्त की सिचुएशन को, तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावी दंगल का हिस्सा नहीं बनेगा, स्पेशली उमर अब्दुल्ला उस असेंबली का हिस्सा नहीं बनेगा जो एम्पावर ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौर साहब। आप देखिए, 1 साल में मेरे बीजेपी के भाई कह रहे हैं कि करप्शन यहाँ 70 साल में रही, 3 फैमिलीज ने खा लिया। आप 3 साल की गवर्नेंस देखिए और 3 साल की गवर्नेंस में जिसने भी गवर्नेंस यहाँ की, आप जरा उनको प्रोब कीजिए तो आपको पता चल जाएगा करप्शन का क्या आलम रहा 3 साल में। उसको छोड़िए, आप उन बातों पे नहीं जाते। एक घर जो जम्मू कश्मीर लद्दाख तक था, उस घर को 3 हिस्सों में आपने तकसीम कर दिया। आर्टिकल 370 था या नहीं था उस पर हम बात नहीं करते, वो भारतीय जनता पार्टी का मौकफ था, उन्होंने हटाना था जब भी पावर में आना था, लेकिन एक घर के 3 टुकड़े कर दिए और उसके अलावा आपने उसको रिलीजियस बेसिस पे बांटना शुरू कर दिया। आप देखिए कि 1 साल में कोरोना तो है, कोरोना में मेरे भाई बोल रहे हैं कि कोरोना आ गया। आपने भी कहा रात को जो जिस चौक में सोता है, 70 साल में जिस चौक का नाम कुछ होता है, वो सुबह जब उठते हैं उस चौक का नाम बदला होता है। आप करप्शन का बोलबाला देखें, यहाँ 1 साल में कोई ऐसी विंडो नहीं है जहाँ आम आदमी जाके अपनी बात कर सकता है। अब आपने मौका दिया थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने का, तो आवाजें बाहर आ रही हैं। तो उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, राम माधव भी तो यही कह रहा है। राम माधव भी कहता है हम स्टेटहुड के बारे में सोचेंगे। अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में बोला कि हम स्टेटहुड के, उनका ये था कि जब हम इलेक्शन से बिगुल हो जाएंगे तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो हम यही बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड वापस दे रही। वही आजाद साहब कह रहे हैं, वही बाकी पॉलिटिकल अल्ताफ बुखारी साहब कह रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला कौन सी नई बात कर रहा है? उमर अब्दुल्ला वही कह रहा है जिस स्टेट में वो चीफ मिनिस्टर था, जिस स्टेट का जो आकार था उसको वापस वैसे दिया जाए, तभी हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वेयर इज उमर अब्दुल्ला रॉन्ग? यानी कुल मिलाकर पॉलिटिकल आवाजें जिस तरीके से उन्होंने 1 साल के बाद एक लंबा लेख लिखा और कहा कि देखिए जिस तरीके से 370-35 को हटाया गया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ग्राउंड उन्होंने बताया कह रहे कि अब तो हम ये बड़ी लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देखिए 1 साल से जॉब अपॉर्चुनिटीज बंद है। 1 साल से हमारे बच्चे को पता ही नहीं है KAS रहेगा, KJS रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों पब्लिक सर्विस कमीशन डिफंड थी, यहाँ सारा डेवलपमेंट काम ठप था, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। और इस सब चीजों से ये दिख रहा था
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साल में सिर्फ ये देख रही थी कि जम्मू कश्मीर की जमीन को कैसे बचाना है। लोगों के एस्पायरेशंस की बात कहीं एक साल में नहीं दिखी। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मिलिटेंसी रिवाइव हो गई, लेकिन वो चुप हैं और अब वो शुरुआत करना चाहते हैं। और जब पूरी तबाही पूरी रियासत के एक एक खिते की हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सोहेल काजमी साहब थे। चलिए, कोशिश करेंगे कि MM अंसारी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करें। तो इसके साथ चूंकि फारूक अब्दुल्ला का भी जनाब जिक्र हुआ है, तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी बयान दिया है। कल भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि मैं तो दिल्ली आया था जनाब, मैं किसी से मिला नहीं और कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट मेरे पास नहीं है। लेकिन कल फारूक अब्दुल्ला का बयान जो सामने आया उसमें यह कहा गया कि जब तक रिवोकेशन जो हुआ है स्टेट का वो खत्म नहीं होता है और स्टेट वापस स्टेट नहीं बनती है और स्टेटहुड वापस नहीं आता और सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें, उसके बाद ही हम जनाब कोई बड़ा फैसला जो वो लेंगे। लेकिन ये दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स हमारे सामने और बीजेपी क्या कुछ कह रही थी वो भी आपने सुन ही लिया। हमारे साथ प्रोफेसर MM अंसारी साहब हैं, फॉर्मर इंटरलोक्यूटर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के ओहदे पर भी तैनात रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर MM अंसारी साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। उमर अब्दुल्ला साहब का मन की बात जो आज आई है सामने, वो आपके नजर से तो गुजरी होगी। आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि आप कश्मीर एक्सपर्ट भी है, पॉलिटिक्स पर गहरी नजर रखते हैं, उमर अब्दुल्ला ने जो हरफ बहरफ लिखा है उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने उनका मजमून तो अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ ये न्यूज जरूर हमने सुनी कि उन्होंने कहा कि वो आने वाली इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मेरा इस पे ये कहना है कि अभी तो सरकार ने वहाँ डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया है, उसका अभी नतीजा आना है और उसमें यह भी तय होना है कि POK में और अक्साई चीन के लिए जो 24 सीट्स हैं उनका क्या वो फैसला लेते हैं। दूसरी बात जो बहुत अहम होगी, यही कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब तो खैर बाहर आ गए, लेकिन इनके बहुत सारे साथी अभी डिटेंशन में हैं। PDP के बहुत सारे लीडर्स डिटेंशन में हैं। तो हर ये कि इलेक्शन की बात तो तब होगी जब तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पार्टीज के वो बाहर आए। दूसरी बात ये कि जब भी इलेक्शन होगा तो वो उनको इस बात पे तय करना होगा पब्लिक में जब जाएंगे वोट के लिए कि आया क्या 5 अगस्त का जो डिसीजन है उसको वो इंडोर्स करते हैं क्या। मैं समझता हूं कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बहुत बात वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो इसको इंडोर्स नहीं करते। सेंटर का जो डिसीजन 5 अगस्त 19 का है वो यूनिलैटरल है, उसको वो सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात ये कि अब ये भी सवाल उठेगा कि क्या सरकार ने जो एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद कहा कि डेवलपमेंट होगा, तरक्की होगी और वहां पे मिलिटेंसी कम होगी, क्या इन दोनों मुद्दों पे किसी भी तरह की कोई कामयाबी हासिल हुई है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल कोई हासिल नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि आज जब से हमने देखा है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत कायम हुई, जम्मू एंड कश्मीर में बारिंग एक दो इलेक्शन के आप कभी नहीं कह सकते कि वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन वैसे ही हुए जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात और राजस्थान में हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये तमाम मुद्दे जो है एक साथ उठ कर आएंगे। ये भी बात निकल कर आएगी कि क्या कोई दुनिया में ऐसा जमहूरी निजाम है जहां पे अफसा और PSA जैसे कानून नाफिज है और फिर भी लोग बाहर आकर के वोट देते हैं। तो आपके यहाँ नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको किस तरह से देखा जाता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से इंडोर्स करती हैं, किस तरह से सामने आती हैं, अवाम किस तरह से सामने आती है, ये देखने वाली बात है। तो इस वक्त जो है वो इलेक्शन की बात करना तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत मुनासिब वक्त है जब तक डीलिमिटेशन कमीशन का वो रिजल्ट नहीं आ जाता है और जब तक प्रोफेसर MM अंसारी साहब ये बात भी सामने आ रही थी गुज़श्ता दिनों, ये कहा जा रहा था कि देखिए जिस तरीके से बाप बेटे ने खामोशी इख्तियार की है, महबूबा मुफ्ती बाहर आएगी, वो एंटायर अपोजिशन को अपने हाथ में लेकर अपोज करेंगी 5 अगस्त के डिसीजन को। इस तरीके की PDP की में से खबरें भी आ रही थी और उस तरीके का माहौल वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या मैं ये मानूं कि उस हवा को भी रोकने के लिए उमर का ये तहरीर सामने आया है? अरे देखिए, बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं जो कश्मीर सेंट्रिक है, वहां मैं समझता हूं कि चाहे PDP हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दे आर वन वे आर द अदर, दे आर ऑन द सेम पेज।
तो जो कश्मीर का जो ये मुद्दा है 370 और 35A का, उस पर तो मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी भी तरह की डिफरेंसेस होगी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो और इनके जो एलाइज हैं। आखिर इनको वोट्स कहाँ से मिलते हैं? उन्हीं लोगों से मिलते हैं जहां से ये कश्मीर वैली में जो लोग रहते हैं, और जाहिर है कि जब उनके पास ही जाएंगे तो इनसे ये करार किया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा क्या आप 370 एब्रोगेशन को आप अप्रूव करते हैं। अगर नहीं करते तो मैं नहीं समझता कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी तरह से ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि अभी तो डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आने दीजिए और उसमें ये भी देखिए कि वो 24 सीट्स जो है उसको किस तरह से एड्रेस किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऑलरेडी सेंटर ने कहा है और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पीओके लेकर रहेंगे और उसके लिए पूरी जान देंगे, और अब जान देने का वक्त आ गया है कि इसलिए कि एलओसी पे और एलएसी पे जो तनाजा है आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये 3 न्यूक्लियर नेशन जो है वो आपस में इंगेज हैं। तो इस वक्त इलेक्शन की बात करना तो मैं समझता हूं कि बहुत ही गैर मुनासिब वक्त है, और ये वक्त नहीं है कि हम इलेक्शन की बात करें। अभी तो वहाँ जरूरत है कि वहाँ पे हालात सुधारे जाएं, वहाँ पे ये कोविड की वजह से भी तमाम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब है, दूसरों के लोगों को वहाँ पे जरूरी सामान, खाने पीने की चीजें मुहैया नहीं हो पा रही है, जो रिपोर्ट्स वहाँ पे आ रही हैं। और मिलिटेंसी का आप देखिए कि ये पिछले इस साल 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो काफी सिक्योरिटी पर्सन, सिविलियंस और मिलिटेंट्स की जान गई है। तो कहने का मतलब ये कि ये वक्त नहीं है इलेक्शन की बात करने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एमएम अंसारी साहब, फॉर्मर इंटरलोक्यूटर और फॉर्मर सीआईसी हमारे साथ बात कर रहे थे उमर की तहरीर करदा मन की बात के हवाले से। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने हैं। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो एक और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सियासी हलचल हो रही है